क्या ये लीनियर है या नॉन लीनियर है? ये नॉन लीनियर इक्वेशन है। नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम राजस्थान यूनिवर्सिटी एमएससी फाइनल ईयर पेपर सेकंड को कंटेन करने वाली जो आपकी बुक है विस्कस फ्लूइड डायनेमिक्स, इसकी यूनिट सेकंड को स्टार्ट कर रहे हैं और यूनिट सेकंड का ये लेक्चर फर्स्ट है। तो इस यूनिट के स्टार्ट करने से पहले जो इसमें यूज होने वाली कुछ बेसिक टर्म्स है उन पे डिस्कस करते हैं। और ये जो डिस्कशन है ये ज़्यादा डीपली तो है नहीं, क्योंकि प्रीवियस ईयर में आपने जो मैकेनिक्स जो बुक पढ़ी है उससे कुछ इक्वेशंस ड्राइव किए थे हमने, वो यहाँ पे एज इट इज मैं लिख रहा हूं जो हमारे काम आने वाले हैं। तो हेडिंग डाल दी हमको, द गवर्निंग इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ इनकम्प्रेसिबल विस्कस फ्लूइड। इनकम्प्रेसिबल विस्कस फ्लूइड आर। देखो ये जो इक्वेशंस है ना, ये मेनली तो चार हैं, ठीक है, जिनमें से तीन पे हम यहां पे डिस्कशन करेंगे और जो पहला है वो तो ना के बराबर है क्योंकि डेरिवेशन में इसका यूज होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी आप लिख लो इसको, इक्वेशन ऑफ स्टेट। और इक्वेशन ऑफ स्टेट जो है वो है आपका स्मॉल p इक्वल रो आर टी, ठीक है, ये प्रेशर है p। दूसरा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इनको ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, प्रीवियस ईयर में हम कर चुके हैं इनको, ठीक है, इसका यूज ज्यादा है नहीं तो इस पे हम ज्यादा फोकस करेंगे नहीं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, ठीक है, तो प्रीवियस ईयर में हमने देखा था इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड जब भी आए तो उसके लिए डेंसिटी को हम कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है, और डेंसिटी कांस्टेंट लेने के बाद हमने जो इक्वेशन ड्राइव किया था कंटिन्यूटी का वो क्या था हमारे पास, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड इक्वल 0। यहां पे यू वी डब्ल्यू वेलोसिटी कंपोनेंट्स है अलोंग टू कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई जेड एक्सिस, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे एक वर्ड और यूज हुआ है विस्कस, जो हमारी बुक का भी नाम है ना, तो इस पे और बताना था मेरे को। तो विस्कस का मतलब क्या होता है, जैसे कि किसी फर्श पे हम पानी को बिखेरते हैं, ठीक है, अगर उतने ही पानी को हम मिट्टी में बिखेरें तो क्या उतना आगे जा पाएगा जितना फर्श पे आगे जा रहा था? नहीं जा पाएगा। तो इसके पीछे क्या रीजन है, इसके पीछे का जो रीजन है वो विस्कोसिटी का खुद का फोर्स होता है, ठीक है, उस रीजन से विस्कोसिटी का जो फोर्स होता है वो उस पानी की जो वेलोसिटी है उसके अगेन लगता है, ठीक है, तो विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो उसको उतनी जल्दी रोक लेगी पानी को, ठीक है, ये होती है विस्कोसिटी। तो दो इक्वेशन हमने देख लिए। अब तीसरा जो इक्वेशन है वो है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन। ये इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है, इनका यूज होता रहेगा डेरिवेशन में। अब इसको देखते हैं, उससे पहले मैं एक बात और बता दूं आपको, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हम यहाँ पे चार इक्वेशन पढ़ेंगे ना, तो चार में से यूनिट सेकंड में तो हम दो ही पढ़ेंगे, सॉरी तीन पढ़ेंगे, एक तो ये और एक ये, इसका यूज है नहीं तो इसको हम नेग्लेक्ट करेंगे, ये दोनों हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जो तीसरा इक्वेशन है वो तो इक्वेशन ऑफ मोशन, और जो चौथा इक्वेशन है वो है इक्वेशन ऑफ एनर्जी। उस इक्वेशन ऑफ एनर्जी को हम यूनिट फोर्थ में पढ़ेंगे। यहां पे हम इक्वेशन ऑफ मोशन को पढ़ेंगे जिसमें हम वेलोसिटी कंपोनेंट्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है, और जो चौथी यूनिट में हम इक्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे वहां पे हम टेम्परेचर फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हमको बस ये तीन इक्वेशन पे फोकस करना है यूनिट सेकंड में। अब इक्वेशन ऑफ मोशन वो क्या है, तो यहां पे जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उनको मैं लिख देता हूं, रो डेल यू बाई डेल टी प्लस यू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वी डेल यू बाई डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल यू बाई डेल जेड इक्वल माइनस डेल पी, स्मॉल पी है प्रेशर, डेल पी बाई डेल एक्स प्लस म्यू, यू नहीं है म्यू है, कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है किसका, ये जो विस्कोसिटी है इसका, ठीक है। तो म्यू इसके साथ आपको लिखना अंदर डेल टू
u बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू u बाई डेल y के रिस्पेक्ट में होगा y स्क्वायर प्लस डेल टू u बाई डेल z स्क्वायर। ठीक है, दूसरा इसी का रो डेल v बाई डेल टी प्लस u डेल v बाई डेल एक्स प्लस v डेल v बाई डेल y प्लस w डेल v बाई डेल z इक्वल माइनस डेल p अपॉन डेल y प्लस म्यू डेल टू v बाई डेल x2 डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू v बाई डेल y स्क्वायर प्लस डेल टू v बाई डेल z2 और लास्ट इसका रो डेल w बाई डेल t प्लस u डेल w बाई डेल x प्लस v डेल w बाई डेल y प्लस w डेल w बाई डेल z इक्वल माइनस डेल p बाई डेल z प्लस म्यू डेल टू w बाई डेल x2 प्लस डेल टू w बाई डेल y2 प्लस डेल टू w बाई डेल z2। ठीक है, अब यहां पे मैंने तीन इक्वेशन लिखे मोशन किया ना, तो ये तो x डायरेक्शन के अलोंग, ये y के अलोंग और ये z के अलोंग इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाते हैं। ठीक है, ओके, अब इन पे डिस्कशन करना बहुत जरूरी है ना। अच्छा, यहां पे देखो जो हमने तीन इक्वेशन लिखे हैं ना, ये x के, ये y के और ये z के अलोंग है, तो इसमें जो टर्म हमने यूज की है वो एक बार देख लो। यहाँ पे एक तो UVW है, UVW क्या है? UVW वेलोसिटी कंपोनेंट्स है अलोंग टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी XYZ एक्सिस के अलोंग। ठीक है, P क्या है? आपका प्रेशर है, T क्या है? टाइम है। ठीक है, और क्या बच गया? म्यू। हाँ, तो म्यू को मैंने क्या बताया था? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, और रो क्या है? डेंसिटी है फ्लूइड की। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर आपको कंडीशन दी जाए डायरेक्शन में, क्वेश्चन में अगर आपको बोला जाए कि जो आपका फ्लूइड है, विस्कोसिटी फ्लूइड है, वो इनकम्प्रेसिबल है ना, तो इनकम्प्रेसिबल के लिए आपको क्या करना है? चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। अगर इनकम्प्रेसिबल बोला जाए, ये वर्ड अगर क्वेश्चन में दिया जाता है तो उसका मतलब क्या है? डेंसिटी इज कांस्टेंट। तो यहां पे देखो मैंने इनकम्प्रेसिबल लिख रखा है ना, तो जो डेंसिटी है उसको मैंने बाहर कर दिया। ठीक है, अच्छा, दूसरा कांस्टेंट है इसलिए मैंने बाहर कर दिया। ठीक है, दूसरा अगर वर्ड आ जाए आपके पास स्टडी, तो स्टडी का मतलब क्या है? यहां पे स्पेस नहीं है, पहले मैं इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, और इन इक्वेशन को और एक्सप्लेन करना है तो पहले मैं इनको ऊपर भी लिख देता हूं, फिर वो पॉइंट लिखेंगे। अगर इनकम्प्रेसिबल वर्ड लिखा दिखे आपको तो उसका मतलब ये है कि जो डेंसिटी वो कांस्टेंट है, और अगर स्टेडी वर्ड लिखा दिख गया तो उसका मतलब है कि जो वेरिएबल है वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहे। ठीक है, वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। ठीक है, मतलब देखो जैसे ये इक्वेशन हमने लिख रखे हैं, तो जो वेरिएबल है स्टडी वाले केस में वेरिएबल है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करेंगे। अगर वो टाइम पे डिपेंड नहीं करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जो यू है वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, यानी डेल बाई डेल टी और यहाँ पे समथिंग कुछ भी हो। ठीक है, कोई भी वेरिएबल, तो वो अगर टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, उसका मतलब उसका जो डेरिवेटिव है वो क्या आएगा? जीरो आएगा। ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो और ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, तीसरा केस अगर अनस्टडी बोला जाए तो इसका अपोजिट हो जाएगा, और इसका अपोजिट मतलब वेरिएबल्स आर डिपेंडेंट ऑन टाइम। ठीक है, तो इनको आप जीरो नहीं करोगे अगर अनस्टडी है तो। ठीक है, तो इनकम्प्रेसिबल पता लग गया, डेंसिटी कांस्टेंट होगी, स्टडी पता लग गया, जो वेरिएबल है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करेंगे, अनस्टडी वेरिएबल टाइम पे डिपेंड करेंगे। ठीक है, और यहां पे जो यू वी डब्ल्यू और पी है ये अननोन वैल्यू होती है जो हम कैलकुलेट करेंगे। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो क्वेश्चन में हमको कुछ ना कुछ इनको कैलकुलेट करने के लिए कंडीशन दी जाएगी, सोल्व करने के लिए कंडीशन दी जाएगी। ठीक है, लाइक आपको बोल दिया जाए कि जो फ्लूइड है उसका जो फ्लो है ना वो एक्स डायरेक्शन में हो रहा है। कौन सी में? एक्स में। अगर फ्लो एक्स डायरेक्शन में हो रहा है तो उस केस में वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट नॉन जीरो होगा? वेलोसिटी का u वाला, u जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो नॉन जीरो होगा। क्यों? क्योंकि जो फ्लो हो रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है? एक्स के अलोंग है। एक्स के अलोंग जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो नॉन जीरो हो जाएगा। बाकी क्या?
बाकी तो जीरो हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो फ्लो है, फ्लूइड का जो फ्लो है वो ना तो y में हो रहा, y के लॉन्ग, ना ही z के लॉन्ग हो रहा, इसका मतलब x के लॉन्ग हो रहा है, तो x वाला जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो नॉन जीरो रहेगा, बाकी दोनों जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाता है कि जो फ्लो है वो x डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, ये वाली भी जीरो हो जाएंगी। इसका मतलब ये वाला इक्वेशन आपको फाइंड करना होगा। यहां से हम v u कैलकुलेट कर लेंगे, साथ के साथ p भी कैलकुलेट करेंगे, लेकिन p के लिए कुछ अलग से कंडीशन हमको दी जाएगी। ठीक है, ओके। अगर ये बोला जाए कि जो फ्लो है वो तीनों डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब नॉन जीरो कंपोनेंट यहां पे तीनों है, u भी है, v भी है और w भी है। ठीक है, साथ के साथ ये बोल दिया जाए कि स्टडी वर्ड, ये आपको और दे दिया जाए कि जो फ्लूइड है वो स्टडी के साथ है ना, तो उसका मतलब क्या है? ये तीन टर्म आपको जीरो करनी है फिर। ठीक है, और फिर ये जीरो करने के बाद u, v, w और p कैलकुलेट करोगे तो कोई और कंडीशन ऐसी दी जाएंगी जहां से आप उनको इजीली सोल्व कर पाओ। ठीक है, वो क्वेश्चन करेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अब बात करें इन इक्वेशंस के ऑब्जर्वेशन की, तो हम यहां से क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? चलो मैं लिख देता हूं, अब मैं इसको रफ कर रहा हूं इन तीन लाइनों को। ठीक है, ये जो तीन इक्वेशन हम देख रहे हैं एक्स, वाई और जेड के अलोंग जो इक्वेशन ऑफ मोशंस हमको मिले हैं, इन तीनों से हम क्या देख पा रहे हैं कि ये जो इक्वेशंस है ये सेकंड ऑर्डर के हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ हैं। क्यों? क्योंकि जो डेरिवेटिव है ना वो मैक्सिमम कितने टाइम हुआ है? 2 बार हुआ है। ठीक है, तो यहां पे हेडिंग डाल देते हैं, ऑब्जर्वेशन अबाउट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इन इक्वेशन से हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? जो हमारा इक्वेशन है वो सेकंड ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर। क्या ये लीनियर है या नॉन लीनियर है? ये नॉन लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो और उसका डेरिवेटिव दोनों मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, है ना। तो सेकंड ऑर्डर नॉन लीनियर। और कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन है? ऑर्डिनरी है या पार्शियल है? यहां पे ऑर्डिनरी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम नहीं कर रहे, यहां पे एक से ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो क्या लिखेंगे? नॉन सेकंड ऑर्डर नॉन लीनियर एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ओके। अब यहां पे जो अननोन वैल्यू है वो क्या क्या है? u, v, w और p है। अननोन वेरिएबल्स आर u, v, w एंड p। ठीक है, स्मॉल p। अच्छा, जब ये इक्वेशन हम ड्राइव करते हैं ना, तो जो लेफ्ट पार्ट है वो इंटरनल फोर्सेस के कारण आता है। तो लेफ्ट पार्ट यानी LHS पार्ट को हम इंटरनल टर्म बोलते हैं। ठीक है, LHS इज कॉल्ड इंटरनल टर्म एंड RHS इज कॉल्ड विस्कस टर्म। और जो RHS है, जब इनको ड्राइव करते हैं तो ये जो RHS पार्ट है ना, ये वाला पोर्शन, ये कहां से आता है? जो विस्कोसिटी फोर्स होते हैं वहां से। तो इसको बोलेंगे RHS पार्ट को विस्कस टर्म, और इसको बोलेंगे लेफ्ट पार्ट को इंटरनल टर्म। ठीक है, ओके। और ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, इनका एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं मिलता है हमको। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? तीसरा हो गया, चौथा एग्जैक्ट सॉल्यूशन नॉट अवेलेबल। ठीक है, कुछ केस में हमको एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिल जाता है, लेकिन सर्टेन कंडीशन में, कुछ अलग से कंडीशन दी होगी उन केस में। ठीक है, तो ये आप लिखना चाहो लिख लो या फिर याद रख लेना। चौथा हो गया, पांचवा सम एग्जैक्ट सॉल्यूशन अवेलेबल इन सर्टेन कंडीशंस। ठीक है, ओके।
तो ये था आज के वीडियो में यूनिट सेकंड का बिल्कुल बेसिक। अब कल से मतलब नेक्स्ट वीडियो से हम यूनिट सेकंड जहां से हमारी स्टार्ट होती है उसको लेके चलेंगे। और ये जो बेसिक है ये आपको अच्छे से आना चाहिए। ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये तो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरी जो लगभग यूनिट है वो हमारी इसी पर बेस्ड है।